हाय एवरीवन। तो आप सभी का टॉपर्स वे क्लास 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 में भी पूछे जाएंगे। मतलब 90% क्वेश्चन बार बार ये सब रिपीट होते ही हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम क्वेश्चन के आंसर को लिखकर और समझाकर एकदम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अधिकतर टिप्पणी के फॉर्म में पूछा जाता है। टिप्पणी लिखिए, संयोजन अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी, ये दोनों क्वेश्चन टिप्पणी के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। संयोजन मतलब जोड़। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक उत्पाद अभिकारक मिलकर किस एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर या संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आप लोग तो हेडिंग डाल कर लिखेंगे ना, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हेडिंग डाल के तो प्रश्न तो लिखेंगे नहीं कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना परिभाषा नहीं लिखेंगे, एग्जाम में उदाहरण भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उदाहरण। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? रिएक्शन के फॉर्म में ना। जैसे मान लीजिए क्या है, कार्बन सॉलिड अवस्था में रहता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में रहता है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाते हैं? CO2। ये भी गैस। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर संयोग करके क्या बना है? CO2। एकल उत्पाद का निर्माण किए तो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO सॉलिड अवस्था का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से क्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड अवस्था का रहता है। चूना पत्थर जिसे कहते हैं, मतलब C+O2 CO2 CO + CO2 बराबर CaO3। तो यह है संयोजन अभिक्रिया कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में आप बहुत सारे लिख सकते हैं, H2 + O2 H2O। तो मेनली दो तो लिखिएगा ही। जैसे मैंने C+O2 CO2 लिख दिया, CaO + CO2 COH का ट्वाइस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन जब टिप्पणी के फॉर्म में पूछे तो दो उदाहरण जरूर लिखिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक से लिया गया है। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? सजातीय श्रेणी मतलब सजातीय मतलब समान अंतर रहेगा। तो वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है, वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। कैसे लिखें? आंसर क्या लिखेंगे? अभी समझा रहे हैं लिखकर ना। CH2 क्या होता है? वह श्रेणी जिसमें CH2 सिंगल बंध है, सिंगल बंध CH2 का अंतर पाया जाता है
उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन का नाम सुने, एल्केन, एल्केन में जैसे एन लगता है ना, तो मेथेन का सूत्र आप लोग जानते होंगे, मेथेन, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मेथेन का सूत्र जानते हैं ना, मेथेन, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। जब इसमें CH2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, CH2 मतलब C2H6 हो जाएगा ना, एक C2H6। जब इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C3 हो जाएगा H8। इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C4H10। इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C5H10। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, यहाँ इत्यादि लिख रहे हैं। तो यही है CH2 इसमें जुड़ा, तो इसको बोलते हैं मेथेन। आप लोग को पता होगा इसको बोलते हैं एथेन। 2 कार्बन सिंगल बंध वाला है ना, एक एल्केन श्रेणी लिख रहे हैं, मेथेन, एथेन। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, ब्यूटेन, इसको बोलते हैं पेंटेन। एल्केन श्रेणी का लिखा है ना, तो CH2 का अंतर पाया ना, तो वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। बहुत जगह परिभाषा लिखा रहता है कि 14 U का अंतर आया था, एटॉमिक यूनिट, मतलब देखो CH ऐसे लिखा रहता है बहुत जगह परिभाषा, जैसे CH2 है, CH2 का अंतर बोले हम, लेकिन C का भार कितना होता है 12, और एक पर हाइड्रोजन का भार 1, तो 2 का 2, तो 12 2 14 परमाणु भार होता है। तो बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है कि वह श्रेणी जिसमें 14 परमाणु भार इकाई का अंतर पाया जाता है उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। लेकिन ये बेस्ट परिभाषा ये रहेगा, ये लिखिएगा कि वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फार्मूला जरूर लिखे, CH4 एक याद है, इसमें CH2 जोड़ते जाइए, बनता जाएगा ना, तो सजाती श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कार्बन एवं उसके यौगिक पार्ट से लिया है। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो वह समूह, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, वह समूह जो किसी यौगिक के पीछे या किसी यौगिक के अंत में जुड़कर उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो लिखकर बता रहे हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आंसर लिखेंगे हेडिंग डालकर, क्रियात्मक समूह वह समूह जो किसी यौगिक के अंत में जुड़कर उसके भौतिक व रासायनिक गुण का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। वह समूह जो किसी यौगिक के अंत में जुड़कर उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे है, नाम सुना होगा C2H5OH, जिसे एथिल एल्कोहल कहते हैं। क्या, C2H5OH। और एक तो सुना होगा जैसे CH3COOH, CH3 मतलब सिरका, जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो इसमें जो OH है, ये लास्ट में जुड़ा है OH, एथिल एल्कोहल, इसको कहते हैं C2H5 को एथिल
इसको बोलते हैं एल्कोहल। तो OH जो लास्ट में लिखा है, OH क्या दर्शा रहा है, एल्कोहल है। क्या, एल्कोहल। एथिल क्या है, एल्कोहल है। जैसे CH3COOH ये क्या दर्शाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ना, ये क्या है, एसिटिक अम्ल। तो किसके अंतर्गत आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये क्या दर्शाता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH क्या दर्शाता है कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। तो ऐसे ही जो जैसे बहुत सारे होते हैं, कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है। तो ऐसे जब IUPAC पढ़ेंगे तो ऐसे जैसे जब क्वेश्चन पूछा तो दो एग्जांपल दे दिए कि वह समूह जो किसी यौगिक के अंत में जुड़कर उसके भौतिक और रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। जैसे C2H5OH जुड़ा तो उसका मतलब भौतिक अवस्था मतलब उसका क्वथनांक, गलनांक ये सब चेंज हो जाएगा। और रासायनिक गुण का मतलब एल्कोहल हो गया ना, इसके क्रिया करने की, अब एल्कोहल की तरह क्रिया करेगा। जैसे COOH है, किस ग्रुप का हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो वह समूह जो किसी यौगिक के अंत में जुड़कर उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब हर बार पूछे जाते हैं और ये लोग जनरली याद नहीं होता है। और बोलेंगे भैया याद कैसे होगा, तो आप इसको लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सब टिप्पणी वाले फॉर्म में मतलब केमिस्ट्री पार्ट में टिप्पणी वाले फॉर्म में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो लास्ट का 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, या तो रिएक्शन ढेर सारा दे देगा या तो टिप्पणी लिखने के लिए दे देगा। तो टिप्पणी वाले आसान क्वेश्चन है, तो उसको आप जैसे जब भी है तो आप उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, याद नहीं हो रहा है तो। जैसे अगला क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, मानव नेत्र का पार्ट है, तो बताइए। समंजन क्षमता मतलब कि आंख कैसे हमारा एडजस्टमेंट करता है, आंख किस प्रकार एडजस्टमेंट करता है। जैसे जब अंधेरा हो जाता है तो आंख बड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो वही जब और जैसे नॉर्मल लाइट रहता है तो नॉर्मल अवस्था में जब जैसे कोई ज्यादा लाइट बढ़ जाता है तब पर भी आंख जैसे चकाचौंध हो जाता है। तो वही किसकी वजह से होता है, सिलरी मांसपेशी की वजह से। फोकस दूरी कम ज्यादा होती है नेत्र लेंस की। तो सिलरी मांसपेशी या पश्चिमाभी मांसपेशियां द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या बोले, आंसर लिखेंगे नेत्र की समंजन क्षमता डालकर कि पश्चिमाभी जिसे बोलते हैं सिलियरी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे नेत्र लेंस जो होता है ऐसे रहता है, तो एक किससे जुड़ा होता है, ये जो जुड़ा होता है यही होती है सिलरी मांसपेशी, पश्चिमाभी मांसपेशी। तो पश्चिमाभी या सिलरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। पहला ही क्वेश्चन है फिजिक्स के पहले चैप्टर के, प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। तो मान लीजिए एक कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, कोई किरण ऐसे इस पर गिरी, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर गई ऐसे, तो है परावर्तित किरण। और बीच में क्या रहता है,
अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, ये क्या है परावर्तित किरण, ये क्या है आपतित किरण। जैसे आ जाए क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे तो चित्र भी, जैसे चित्र भी बना दी। जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है आपतन कोण, तो जिसको बोलते हैं कोण आई, इसको मतलब इंसिडेंट रे बोलते हैं ना, आई मतलब इंसिडेंट आने वाली, कोण आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कोण आर मतलब रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल कोण आर। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं 2 नियम। क्या लिखेंगे पहला प्रकाश, क्वेश्चन लिखेंगे आंसर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, मतलब ये जो प्लेन है यहीं पर तीनों है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोले, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, जितने कोण पर इधर गिरती है उतना कोण उधर जाता है ना, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण आई कोण आर के बराबर होता है। क्या लिखोगे पहला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो कोण आई बराबर कोण आर। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन के लिए दिया गया था ना। स्नेल का नियम किस लिए, इन प्रकाश का परावर्तन पढ़े, अगला चैप्टर जो था प्रकाश का अपवर्तन, तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के लिए दिया गया था। इन्होंने क्या दिया था कि आपतन कोण की ज्या आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर n, जहां n क्या है अपवर्तनांक या नियतांक बोलते हैं। क्या इन्होंने क्या दिया था स्नेल का नियम कि आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन होता है ना, आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या जिसे बोलते हैं साइन आई, और कोण की ज्या और अपवर्तित, उसमें अपवर्तन होता है ना, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण है तो अपवर्तन में क्या होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या को बोलते हैं अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है। सूत्र क्या दिए थे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहां एन क्या है नियतांक या अपवर्तनांक है। मतलब स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन।
इसे स्नेल का नियम, मतलब बोर्ड परीक्षा में सब रिपीटेड वाले क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन स्नेल का नियम। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। तो क्या लिखेंगे, दर्पण की फोकस दूरी इसको दर्शाते हैं स्मॉल एफ, कैपिटल एफ से तो फोकस होता है, स्मॉल एफ से फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या जिसे जानते हैं कैपिटल आर, त्रिज्या आर की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F बराबर फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R का आधा मतलब बाई 2, तो F बराबर R/2। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या कहता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब स्थिर रहे तो उस चालक में बहने वाली धारा I और उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख कर बताते हैं तो अच्छे समझ में आएगा कि इस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार लिख देंगे अपना, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब इत्यादि, मतलब दाब स्थिर रहे तो चालक में बहने वाली धारा जिसे बोलते हैं I, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैपिटल विभवांतर V के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोले, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब स्थिर रहे तो चालक में बहने वाली धारा I चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। तो हमें याद क्या करना है कि V समानुपाती किसके होता है, धारा के, तो V प्रोपोर्शनल I, यही याद करेंगे तो ये लिख लेंगे। किसी चालक की भौतिक अवस्था, एक ऐसे कंडीशन है कि ताप दाब ये सब नहीं बदलेगा तब पर ही ओम का नियम लागू होता है ना। तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, जैसे ताप दाब न बदले, तो चालक में बहने वाली धारा I चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनल चिन्ह आते हैं तो क्या आता है, नियतांक, मतलब क्या आएगा इसकी जगह RI, जहां V बराबर RI, हम लोग क्या याद करते हैं, V बराबर I। तो यहां लिखेंगे जहां R एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं,
ओम का नियम क्या है? किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब स्थिर रहे तो चालक में बहने वाली धारा I चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है? नियतांक। नियतांक V बराबर RI, जहां R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो गया साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।